Assalamu alaikum to all of my YouTube viewers and dear students. I hope that all of you are well and good. जी मेरे बच्चे, so welcome to all of you in my YouTube channel. और अच्छा, ये एक दो दिन के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न था मेरे लिए डिसीजन करना कि मैं किस सीरीज़ के कंटिन्यू के थ्रू जाऊँ। तो स्टार्टिंग में मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, और अभी मैं सोच रहा था कि क्यों ना HSC पार्ट 1 और HSC पार्ट 2 के थ्रू जाया जाए पहले, मतलब कि फ़र्स्ट ईयर और इंटर के थ्रू। तो मैंने 9th और मैट्रिक को नहीं अवे करना, उसको भी कंटिन्यू करना है। लेकिन अभी जो मैं जितने भी लेक्चर्स बनाऊंगा, जितनी भी सीरीज़ होगी मेरी, वो सारी की सारी हम बहस करेंगे ऑन फर्स्ट ईयर एंड क्लास इंटर। उसका मेन पर्पज़ ये है कि क्लास फर्स्ट ईयर वालों के पास न्यू सिलेबस आ चुका है और क्लास इंटर वाले जो बच्चे हैं वो अभी सम अप देने वाले हैं, और उनके बाद उनकी मेडिकल की इंट्रेंस टेस्ट है, कि इंजीनियरिंग की इंट्रेंस टेस्ट है या दूसरी इंट्रेंस टेस्ट है, तो वो उनके थ्रू मूव करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इन दोनों पर फोकस करूंगा, उसके बाद फिर हम क्लास 9th और मैट्रिक के थ्रू जाएंगे। तो मैंने आपके सामने ये चैप्टर लिखा पड़ा है जो हम क्लास फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 होगा। और चैप्टर नंबर 2 जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, जैसे स्केलर्स और वेक्टर्स हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा बहस करेंगे। और जो चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक, वो है काइनेमेटिक्स। तो थोड़ा सा हम काइनेमेटिक्स के ऊपर बहस करते हैं, उसके बाद हम अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे मेरे बच्चे। फ़िज़िक्स की मेरे बच्चे एक ब्रांच को डिस्कस किया गया था, और फ़िज़िक्स की उस ब्रांच का नाम था मैकेनिक्स, जो स्टार्टिंग में बनाई गई ना। फिर मैकेनिक्स में कहा गया कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, कि भाई जो चीज़ें मूव करें तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं और उनकी मोशन के काजेज़ क्या हैं। तो उन चीज़ों की स्टडी को हम मैकेनिक्स में डील करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर फिर 2 सेपरेट ब्रांचेस बनाई गई, एक काइनेमेटिक्स की ब्रांच बनाई गई, एक डायनामिक्स की ब्रांच बनाई गई। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा काइनेमेटिक्स के ऊपर है, और जो थर्ड चैप्टर होगा वो किसके ऊपर होगा, डायनामिक्स के ऊपर होगा। तो चले मैं थोड़ा सा बहस कर लेता हूँ काइनेमेटिक्स के ऊपर। ये काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, काइनेमेटिक्स हमारे पास है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हैं एक्चुअली। सो काइनेमेटिक्स जो है हमारे पास वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स, जो किसके बारे में डील करता है मेरे बच्चे, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मोशन। यस, इसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसमें हम डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन के असरात को डिस्कस करते हैं। मोशन के असरात का मतलब क्या है, मोशन के असरात का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, कोई भी चीज़ अगर मूव करे तो मूव करने के बाद वो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कवर आउट करती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक कार जा रही है और कार मूव कर रही है, तो सबसे पहला ज़हन में हमारे पास यही सवाल आएगा कि उस कार ने कितना फासला कवर किया ना, दैट व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो उस डिस्टेंस की स्टडी हम किस में करते हैं मेरे बच्चे, काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द कार, तो उसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड हाउ टू डील विथ द मोशन ऑफ द कार ना, हम मोशन ऑफ द कार को कैसे डील करें, कौन सी इक्वेशंस अप्लाई करें उसके मोशन को सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तभी हमने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया कि जो काइनेमेटिक्स है ना मेरे बच्चे, वो क्या है, वो इफेक्ट ऑफ मोशन है, इट इज़ नॉट द काज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन के कॉज के बारे में नहीं, हम मोशन के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इफेक्ट्स का मिसाल मैंने आपको बता दिया, जैसे डिस्टेंस की स्टडी है, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी है, एक्सेलरेशन की स्टडी है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस की स्टडी है। तो इन चीज़ों पर हम जो है वो बहस करेंगे इस काइनेमेटिक्स के अंदर। चले, तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम एक्चुअली अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं मेरे बच्चे, और हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि हमारे पास स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है। जी मेरे बच्चे, आप क्लास 9th के लेवल के तहत पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से का नाम था स्केलर्स और दूसरे हिस्से का नाम क्या था, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब जब स्केलर क्वांटिटी की स्टडी की गई मेरे बच्चे, तो ये फिक्स किया गया कि स्केलर्स क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ हैविंग अ मैग्नीट्यूड अलोंग विथ अ सुइटेबल यूनिट, यानी कि जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, अलोंग विथ अ यूनिट, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर यूनिट हो जिससे हम क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर सके हैं।
एंड वी आर फेमिलियर कि विदाउट यूनिट द क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन प्रॉपरली ना, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये मार्कर है, इस मार्कर का जो मास है वो है 10 ग्राम, लेट सपोज हम 10 ग्राम ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इस मार्कर का जो मास है वो 10 है ना, तो 10 ग्राम कहने में और 10 कहने में फ़र्क है। जब आप उसको 10 ग्राम कह रहे हैं, इट मीन्स कि वो जो है ना वो क्लियरली डिफाइंड है कि भाई 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड है और ग्राम क्या है, ग्राम अलॉन्ग विथ इट्स यूनिट है ना, उसके साथ उसका यूनिट कनेक्टेड हो गया जिसको हमने ग्राम कहा। लेकिन अगर मैं खाली 10 कह देता तो आपने ही सवाल करना था कि सर जो है वो 10 एक्चुअली क्या है इसका। हो सकता है कि इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ हो सकता है कोई दूसरी अरेंजमेंट हम कर लें। तो कहने का मतलब ये कि यूनिट का होना लाजमी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो मेरे बच्चे स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके ऊपर क्या हो, जिनके साथ मैग्नीट्यूड हो अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। अच्छा, अगर वेक्टर्स के ऊपर आए मेरे बच्चे, वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, वेक्टर्स हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द यूनिट, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ इनके पास क्या होगा, यूनिट भी होना चाहिए। वही सेम आइडिया है कि अगर मैग्नीट्यूड होगा, अगर क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियसली उसके पास यूनिट तो पजेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो है ना एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और वो ये हम कहते हैं कि भाई वो क्वांटिटीज जिसके पास क्या होने चाहिए, जिसके पास डायरेक्शन बी होना चाहिए। यस, अगर क्वांटिटी को डायरेक्शन देंगे तो वो क्वांटिटी कुछ वेल डिफाइंड हो जाएगी, मतलब अच्छे तरीके से डिफाइंड हो जाएगी हमारे पास। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, दोज क्वांटिटीज आर नेम्ड एज द वेक्टर्स। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में कि भाई स्केलर्स में जो है वो किसी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, लेकिन वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन की बात की गई। तो यस, वेक्टर के पास डायरेक्शन पजेस्ड होता है। एक मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर लिखूंगा एज अ नोटेबल पॉइंट, और ना यानी कि यहां पर आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, और वो ये कि वेक्टर्स के अंदर एक और कंडीशन है मेरे बच्चे, वो ये कि वेक्टर्स जो होता है ना उनको ओबे करना होता है, किसको, लॉज ऑफ एडिशन को। अगर वो लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेंगे तो वो वेक्टर्स नहीं कहलवाते। हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर इन चीज़ों पर बहस करेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में ऐसा समझ लें कि ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई जब भी हम वेक्टर को डिफाइन करें तो वेक्टर के साथ डायरेक्शन तो हो, लेकिन वेक्टर मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को लाजमी ओबे करेंगे। क्या है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के साथ काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। जी मेरे बच्चे, स्केलर्स के कुछ मिसाल लिख लेते हैं और वेक्टर्स के भी हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान में क्या क्या डिफरेंस है मेरे बच्चे। चलें, सो लेट मी गोइंग थ्रू द एग्जांपल ऑफ स्केलर। अगर मैं स्केलर के एग्जांपल पर जाऊं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मास ऑफ द बॉडी इज ऑफ 50 kg। एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है। तो देखें मेरे बच्चे, ये जो 50 kg मास मैंने दिया है एक्चुअली ये एक वेल डिफाइंड है ना। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि एक बंदे का मास 50 kg है टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बंदे का मास 50 kg है टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो क्वांटिटी अच्छे तरीके से डिफाइंड भी नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि हम जो है वो शॉपकीपर के पास जाएं, दुकानदार के पास जाएं और दुकानदार को हम कहें कि भाई हमें जो है वो 1 किलोग्राम शक्कर दें, लेकिन उसका तरफ जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली द इक्वेशन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो जो टर्म है वो वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास। तो जो मास है मेरे बच्चे वो 50 kg ही वेल डिफाइंड है। अगर हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे तो वो क्वांटिटी अच्छे तरीके से डिफाइंड हो पा रही है। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूं कि भाई हमारे पास यहां पर जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2 सेकेंड्स का, है ना, 2 सेकेंड का वक्त गुजरा है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि 2 सेकेंड का वक्त गुजरा है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ। ऐसा तो मैं वेल डिफाइन नहीं कर सकता इस चीज़ को। यानी कि कुछ मखसूस ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो खुद ब खुद कहती हैं कि भाई हम स्केलर हैं, आप हमें डायरेक्शंस देंगे तो हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं हो पाएंगी। और ये चीज़ कुछ ऐसी हो रही है ना, मास और टाइम को डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं हो पा रही। और इसी मास और टाइम के साथ जो मेरे बच्चे 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, रिमेंबर दिस वन, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ना, वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर्स होती हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स। जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो 7 की 7 बेसिक क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, स्केलर हैं। सवाल यह है कि सर 7 बेसिक क्वांटिटीज़ कौन सी थी। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि भाई मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस में काउंट किया जाता है मेरे बच्चे? स्केलर्स में काउंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसको हम स्केलर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद चले मैं कुछ वेक्टर्स के आपको एग्जांपल्स बता देता हूं कि हम वेक्टर्स के अंदर कौन से एग्जांपल्स बहस में लेने जाएंगे। जी मेरे बच्चे, अगर वेक्टर्स के एग्जांपल्स को डिफाइन किया जाए तो सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो फोर्स है। यस भाई, बात यह है कि यहां पर एक बंदा खड़ा है और इस बंदे के सामने क्या है? इस बंदे के सामने ये एक फुटबॉल पड़ा है ना। अब ये बंदा क्या करेगा? इस फुटबॉल को किक मारेगा ना, यानी कि हिट करेगा। जब ये बंदा इस बॉल को हिट मारेगा तो बदले में क्या ये बॉल मूव करेगा? यस। अब इस बंदे ने इसको फोर्स लगाया इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इस बंदे ने मेरे बच्चे इस बॉल के ऊपर क्या लगाया? एक किस्म का फोर्स लगाया। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा तो मैंने एक एरो दे दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो फोर्स इस बंदे ने उस बॉल के ऊपर लगाया वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लगाया है। तो ऑब्वियसली ये जो बॉल है मेरे बच्चे, ये इस तरीके के साथ क्या करता जाएगा? मूव करता जाएगा डिफरेंट लोकेशंस के अंदर। तो ये बॉल की मूवमेंट को एक क्या मिल गया? पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर बॉल इस साइड क्यों गया? द रीजन इज के फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कौन सी है मेरे बच्चे? वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर आप वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी भी कौन सी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो भी कौन सी है मेरे बच्चे? वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलें मैं यहां पर ETC लिख देता हूं और हम ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे जिनको काउंट किया जाता है स्केलर्स के अंदर, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको काउंट किया जाता है वेक्टर्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक आइडिया समझ आ गया कि स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं। ये एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ और नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज को देखकर हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्से को स्केलर कहा जाता है और दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। तो चलें आप इसको नोट कर लें, मैंने इसको इरेज करना है एंड देन अभी हम थोड़ा सा और बहस करेंगे इन स्केलर्स के ऊपर भी और इन वेक्टर्स के ऊपर ही। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जो है आपने इसको नोट